नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या कोई शासक एक ही समय में एक जीनियस भी हो सकता है और साथ ही एक पागल भी? आज हम इतिहास के एक ऐसे ही पेचीदा बादशाह की कहानी जानेंगे, तुगलक वंश का दूसरा सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। तो सवाल यही उठता है कि वो सच में था कौन? क्या वो एक ऐसा विजनरी था जिसकी सोच अपने जमाने से सदियों आगे थी, या फिर वो बस एक ऐसा सुल्तान था जिसका हर बड़ा फैसला एक बड़ी तबाही लेके आया? चलिए आज मिलकर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आज के इस सफर में हम सबसे पहले सुल्तान की अनोखी पर्सनालिटी को समझेंगे, फिर देखेंगे कि दिल्ली का तख्त उसे मिला कैसे। उसके बाद बात करेंगे उसकी उन मशहूर योजनाओं की जो बड़ी गलतियां साबित हुईं। हम उसके निजी जीवन के रहस्यों पर भी नजर डालेंगे और आखिर में समझेंगे कि इतिहास ने उसे सबसे बुद्धिमान मूर्ख जैसा अजीब खिताब क्यों दे दिया। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर कौन था मोहम्मद बिन तुगलक, इस सिंहासन के पीछे का वो इंसान कैसा था। देखिए, जो उस वक्त के बड़े इतिहासकार थे जैसे इब्न बतूता और ज़ियाउद्दीन बरनी, वो भी उसे देखकर हैरान थे। वो लिखते हैं कि ये इंसान तो विरोधाभासों का एक पुलिंदा था। मतलब एक तरफ तो वो फिलॉसफी, मैथ्स, मेडिसिन का इतना बड़ा जानकार था, कई भाषाएं जानता था और दान देने में उसका दिल बहुत बड़ा था। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। वही इंसान इतना बेसब्र और बेरहम भी था कि जरा सी गलती पर ऐसी खौफनाक सजा सुना देता था कि लोगों की रूह कांप जाए। तो अब सवाल ये है कि इतना जटिल और होशियार इंसान दिल्ली के तख्त तक, उस ताकतवर सिंहासन तक पहुंचा कैसे? ये बात है साल 1325 की। उसके पिता गयासुद्दीन तुगलक की एक बहुत ही रहस्यमयी हालात में मौत हो गई। कुछ इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। खैर, जो भी हुआ, इस घटना ने जौना खान के लिए रास्ता साफ कर दिया और वो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। और ये समझना बहुत जरूरी है कि उसे विरासत में मिली क्या चीज थी। जब उसने गद्दी संभाली, दिल्ली सल्तनत अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर थी। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए 23 प्रांत उसकी सल्तनत का हिस्सा थे। यानी उसने इतिहास के सबसे बड़े भारतीय साम्राज्यों में से एक पर अपना शासन शुरू किया था। और यहीं से उसके शासन का वो दौर शुरू होता है जिसके लिए वो सबसे ज्यादा जाना जाता है। एक ऐसा दौर जहां उसकी बड़ी बड़ी सोच और योजनाएं हकीकत की जमीन से टकराकर चकनाचूर हो गईं। उसकी पहली बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना थी राजधानी को ही बदल देना। देखिए, सोच तो अच्छी थी। दिल्ली से कैपिटल को शिफ्ट करके साम्राज्य के बीचों बीच दौलताबाद ले जाया जाए। इससे पूरे दक्षिण भारत पर कंट्रोल रखना भी आसान हो जाता और सल्तनत मंगोलों के हमलों से भी काफी हद तक सुरक्षित रहती। लेकिन जो प्लान कागज पे इतना लॉजिक लग रहा था, वो हकीकत में एक इंसानी त्रासदी बन गया। सुल्तान ने हुक्म दिया कि दिल्ली की पूरी आबादी, हर एक इंसान अपना घर बार छोड़कर 1100 किलोमीटर पैदल दौलताबाद जाएगा। इस भयानक सफर के लिए कोई खास तैयारी नहीं थी। नतीजा, रास्ते में हजारों लोग भूख, प्यास और थकान से मर गए। आखिर में सुल्तान को अपनी ये भयानक गलती माननी पड़ी और राजधानी को वापस दिल्ली लाना पड़ा। फिर आया उसका शायद सबसे मशहूर एक्सपेरिमेंट, टोकन करेंसी। ये आइडिया, जो आज के हमारे कागज के नोटों जैसा है, उस जमाने के हिसाब से बहुत रेवोल्यूशनरी था। हुआ ये कि शाही खजाने में चांदी की कमी हो गई थी, तो सुल्तान ने तांबे और पीतल के सिक्के चला दिए और ऐलान कर दिया कि इन सिक्कों की कीमत चांदी के सिक्कों के बराबर ही मानी जाएगी। लेकिन एक शानदार आइडिया एक बहुत ही छोटी मगर घातक कमी की वजह से पूरी तरह फेल हो गया। सुल्तान ने इन नए सिक्कों की नकल रोकने का कोई इंतजाम ही नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि जल्द ही हर घर सिक्के बनाने की टकसाल बन गया। पूरा बाजार नकली पैसों से भर गया, व्यापार ठप हो गया और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। और ये गलतियों का सिलसिला यही नहीं रुका, उसकी हर बड़ी योजना का यही हश्र हुआ। चाहे वो दोआब के इलाके में ठीक अकाल के समय टैक्स बढ़ाना हो या फिर खुरासान पर हमले के लिए एक बहुत बड़ी सेना तैयार करके आखिरी मौके पर प्लान कैंसिल कर देना हो, हर बार गलत समय और गलत मैनेजमेंट की वजह से उसकी योजनाएं बर्बाद हो गईं। तो हमने उसके फैसलों के बारे में तो बहुत बात कर ली, लेकिन उस इंसान की अपनी निजी जिंदगी के बारे में हम क्या जानते हैं? ये बात बहुत हैरान करने वाली है। उसकी पब्लिक लाइफ के बारे में, उसके फैसलों के बारे में इतना कुछ लिखा गया है, लेकिन उसकी निजी जिंदगी एक पहेली की तरह है। इतिहास उसकी पत्नी या उसके बच्चों के बारे में बिल्कुल खामोश है।
हमें कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिलती। शायद यही वजह थी कि उसकी मौत के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा। इन सारी असफल नीतियों का नतीजा बहुत भयानक हुआ और यहीं से उसके इतने बड़े और विशाल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। उसकी नाकाम नीतियों ने साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया था। उसके पूरे शासनकाल में करीब 34 विद्रोह हुए। उसने अपनी जिंदगी के आखिरी साल एक जगह से दूसरी जगह भागते हुए एक के बाद एक विद्रोह को कुचलने में ही बिता दिए, और इसी बीच उसका बनाया हुआ विशाल साम्राज्य धीरे धीरे बिखरता जा रहा था। इतिहासकार बदायूनी ने उसकी मौत पर जो लिखा वो शायद उस पूरे दौर का सबसे सटीक सार है। उन्होंने लिखा, आखिरकार सुल्तान को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने सुल्तान से। तो आइए आखिर में इस पूरी कहानी को समेटते हैं और समझते हैं कि इतिहास इस अजीब और विरोधाभासी शासक को किस तरह से याद करता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की विरासत क्या है? वो एक पढ़ा लिखा विजनरी इंसान था जिसके आइडियाज वाकई में क्रांतिकारी थे, लेकिन उसकी जल्दबाजी और योजनाओं को लागू करने का गलत तरीका हमेशा तबाही लेकर आया। इसमें कोई शक नहीं कि उसके शासन ने दिल्ली सल्तनत को बहुत कमजोर कर दिया, लेकिन ये भी एक सच है कि वो पहला ऐसा सुल्तान था जो होली जैसे हिंदू त्योहारों में खुलकर हिस्सा लेता था। उसे लेकर इतिहासकारों की राय भी बटी हुई है। शुरुआती ब्रिटिश इतिहासकारों ने तो बस उसकी गलतियां को देखकर उसे पागल सुल्तान का लेबल दे दिया, लेकिन आज के दौर के कई भारतीय इतिहासकार उसे एक ट्रैजिक जीनियस या एक बदनसीब विजनरी मानते हैं। एक ऐसा इंसान जिसकी योजनाएं तो अच्छी थीं, लेकिन शायद उसकी किस्मत ने और उन्हें लागू करने के तरीके ने उसका साथ नहीं दिया। तो इस जटिल सुल्तान के बारे में आखिर क्या फैसला किया जाए? क्या वो एक जीनियस था जिसे दुनिया समझ नहीं पाई, या एक ऐसा शासक था जो अपनी ही होशियारी के बोझ तले दबकर रह गया? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।